बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लंग्स। अच्छा, लंग्स के बारे में मैंने बताया था कि लंग्स जो है वो चेस्ट वॉल के बैक साइड पे होते हैं। ठीक है, तो जो चेस्ट वॉल है वो किससे बनी हुई है? चेस्ट वॉल 12 पेयर ऑफ रिब से बनी हुई है। ठीक है, कितने रिब से बनी हुई है? 12 पेयर ऑफ रिब से। और 12 पेयर्स हैं तो इसका मतलब 24 रिब से चेस्ट वॉल बनी हुई है। ये रिब्स, इनके दरमियान में जो मसल्स हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर डायफ्राम है जो कि लंग्स के नीचे है। याद रखना है कि दो दो लंग्स हैं, एक राइट साइड पे लंग है और एक लेफ्ट साइड पे लंग है। और इसके जो बॉटम पे है वो डायफ्राम है, एक स्ट्रक्चर है। इसका क्या फंक्शन होगा वो आगे मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में बताऊंगा। जो लेफ्ट लंग है वो बनिस्बत छोटा है एज कम्पेयर टू राइट लंग से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग जो लेफ्ट साइड है उस पर हार्ट भी होता है, दिल भी होता है। तो क्योंकि वो हार्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है लेफ्ट साइड पे, तो जो लेफ्ट साइड वाला लंग होता है उसका साइज स्मॉल होता है। और उसके कितने लोब्स होते हैं? लोब्स कहते हैं मजीद हिस्सों को। जैसे राइट लंग है उसके मजीद 3 हिस्से हैं, 3 लोब्स हैं। जबकि जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स हैं, 2 हिस्से हैं। और जो ब्लड वेसल्स लंग्स के अंदर पाई जाती हैं, उन ब्लड वेसल्स को हम पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। याद रखना है कि जिस ब्लड वेसल के साथ पल्मोनरी ये वर्ड है जो लंग्स के लिए हम यूज करते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स लंग्स के अंदर मौजूद होंगी हम उनको पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन्स कहेंगे। पल्मोनरी वर्ड जिस भी आर्टरी या वेन के साथ लगेगा इसका मतलब है कि वो लंग के साथ एसोसिएटेड है। लंग्स के ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। तो जो आउटर वाली होगी उसको हम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे और जो इनर वाली होगी उसको हम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। और दोनों के दरमियान एक फ्लूइड होगा जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। क्या बताया मैंने कि चेस्ट वॉल जो कि रिब्स से बनी हुई है। रिब्स 12 पेयर्स हैं, यानी कि 24 रिब्स हैं हमारी चेस्ट में। और रिब्स के दरमियान में जो मसल्स मौजूद हैं हम उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। चेस्ट वॉल के पीछे लंग्स हैं, चेस्ट वॉल प्रोटेक्ट कर रही है लंग्स को। 2 लंग्स हैं, एक राइट लंग है और एक लेफ्ट लंग है। और इनके नीचे बॉटम पे एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गन है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। जो लेफ्ट साइड पे लंग है उसके 2 लोब्स हैं और जो राइट साइड पे लंग है उसके 3 लोब्स हैं। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड पे लंग है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू राइट लंग। और क्यों लेफ्ट लंग जो है वो स्मॉलर है? इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है, दिल होता है। तो ऑक्यूपाई स्पेस हार्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे। इस वजह से जो लेफ्ट साइड पे लंग होता है वो स्मॉलर होता है। फिर हमने पढ़ा कि पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स का मतलब है कि ये लंग्स के साथ एसोसिएटेड है। पल्मोनरी वर्ड जिस भी आर्टरी या वेन के साथ लगेगा इसका मतलब है कि वो लंग्स के साथ एसोसिएटेड है, वो आर्टरी या वो वेन। फिर हमने पढ़ा कि लंग्स जो हैं इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसके सराउंड किया हुआ है 2 मेम्ब्रेन्स ने। एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। और इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक स्ट्रक्चर है जिसको हम इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। देयर आर 2 phases ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। Inspiration or inhalation. During inspiration, the rib muscles contract and ribs are raised. At the same time, the dome-shaped diaphragm contracts and is lowered. These movements increase the area of thoracic cavity, which reduces the pressure on lungs. As a result, the lungs expand and the air pressure with them also decreases. The air from outside rushes into the lungs to equalize the pressure on both sides. The breathing movements are involuntary to a large extent, however, we can control the rate of breathing, but not for a long time. After the gaseous exchange in the lungs, the impure air is expelled out. In exhalation, the rib muscles relax, bringing the ribs back to the original position. The diaphragm muscles also relax and it gets its raised dome shape. This reduces the space in the chest cavity and increases the pressure on the lungs. The lungs contract and the air is expelled out of them. अच्छा, आपने याद रखना है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पे
कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं। सबसे पहले जो हमने प्रोसेस पढ़ना है वो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इसका रिजल्ट क्या होगा कि रिब्स रेज हो जाएंगे, रिब्स रेज्ड हो गए। एट द सेम टाइम द डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया और डायफ्राम लोअर्ड हो गया, नीचे हो गया। दिस मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी, इसकी वजह से क्या हुआ कि थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो गया, विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द लंग्स, और जब एरिया इंक्रीज हो जाए तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपेंड एंड द एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीजेस, लंग्स एक्सपेंड हुए और उनके अंदर एयर प्रेशर जो था वो भी डिक्रीज हो गया। The air from outside rushes into the lungs to equalize the pressure on both sides। तो एक छोटे से पैराग्राफ में उन्होंने इतनी ज्यादा चीजें जो हैं वो इंक्लूड कर दी हैं, इतनी ज्यादा चीजें एक छोटे से पैराग्राफ में बता दी हैं। अच्छा, इंस्पायरेशन, देखो इंस्पायरेशन, जब इंस्पायरेशन होगी तो क्या होगा, रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपके जो रिब्स मसल है, मैंने कहा था इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के दरमियान में मौजूद हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि रिब्स रेज्ड हो जाएंगी, ऊपर की तरफ आ जाएंगी, ये जो हमारा सीना है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। एट द सेम टाइम द डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज लोअर्ड, तो डायफ्राम जो कि डोम शेप था, जो कि ऊपर की तरफ उठा हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होके वो नीचे की तरफ हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, हमने इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब्स, हमारा सीना बाहर की तरफ आ गया, रिब्स रेज्ड हो गई, तो सीना बाहर की तरफ आ गया और डायफ्राम नीचे चला गया। अब जो एरिया था ऊपर वाली कैविटी का, जो सीने वाला हिस्सा, हम इसको थोरेसिक कैविटी कहते होते हैं, ये थोरेसिक कैविटी होती है। और जो स्टमक और नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। तो इससे क्या हुआ कि जो थोरेसिक कैविटी है इसका एरिया इंक्रीज हो गया। जब थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो गया तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में, मैं दोबारा उसको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर ये एरिया इंक्रीज हो जाए, एरिया इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया के इंक्रीज होने से प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब एरिया और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। जब थोरेसिक कैविटी का प्रेशर, ये जो थोरेसिक कैविटी थी, ये जो थोरेसिक कैविटी है, जब इसका प्रेशर कम हो गया, इसका प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो इससे क्या होगा कि जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब लंग, अभी तो सिर्फ हमारा सीना जो है वो बाहर की तरफ आया था, अब लंग्स भी जो है वो बाहर की तरफ आएंगे। एंड द एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीजेस, तो एयर प्रेशर जो लंग्स के अंदर है वो भी कम होगा। जब एयर प्रेशर लंग्स के अंदर कम होगा तो बाहर से एयर आएगी, इंटर होगी और आपके लंग्स तक आ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, देखो बाहर जो प्रेशर है वो ज्यादा है और हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, क्यों, क्योंकि लंग्स बाहर की तरफ आ गई। सारा प्रोसेस हुआ ये इसलिए हुआ ताकि लंग्स का प्रेशर कम हो जाए। अब लंग्स का प्रेशर कम हो गया है तो बाहर से एयर जो है वो इंटर होगी, और हम बाहर से एयर, क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा है और लंग्स के अंदर कम है, तो एयर बाहर से अंदर लंग्स के अंदर इंटर हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम एक्सपायरेशन और एक्सलेशन पे। आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सलेशन। तो फिर से मैं पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं।
आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, जब लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज, इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन, द रिब मसल्स रिलैक्स, ब्रिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. The diaphragm muscles also relax and it gets its raised dome shape. This reduces the space in the chest cavity and increases the pressure on the lungs. The lungs contract and the air is expelled out of them. क्या हुआ, वही चीजें जो मैंने इंस्पायरेशन की बताई, इसके अंदर बिल्कुल ऑपोजिट हो गया. वहां पे रिब्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, रिब इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था. यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे. जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे तो रिब्स बाहर की तरफ आने के बजाय अंदर की तरफ चले जाएंगे, अंदर की तरफ चली जाएंगी और अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसके ऊपर वापस आ जाएंगी. तो डायफ्राम जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो डायफ्राम रिलैक्स होगा और दोबारा ऊपर की तरफ आ जाएगा. अब क्या हुआ, देखो हमारा सीना जो बाहर की तरफ हुआ था वो अब जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ गया, डायफ्राम भी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ गया है. तो एरिया रिड्यूस हो गया थोरेसिक कैविटी का. जब थोरेसिक कैविटी का एरिया रिड्यूस हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ. जब प्रेशर इंक्रीज हुआ एज अ रिजल्ट लंग्स के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज होगा. और लंग्स के अंदर क्योंकि प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो लंग्स से एयर जो है वो एंटर हो जाएगी एटमॉस्फेयर में. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या हुआ. इंस्पायरेशन, सिर्फ इंस्पायरेशन आपको समझना है, उसके बाद एक्सपायरेशन जो है वो खुद ही, एक्सपायरेशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है. इंस्पायरेशन में इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, एक्सपायरेशन में इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे. इंस्पायरेशन में रिब्स रेस्ट होंगी, एक्सपायरेशन में रिब्स अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगी. इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और लोअर हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगा. जबकि एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स होगा और अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएगा. दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लंग्स. एज अ रिजल्ट इंस्पायरेशन में क्या होगा कि प्रेशर रिड्यूस होगा, एरिया थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज होगा इंस्पायरेशन में, जबकि एरिया थोरेसिक कैविटी का रिड्यूस होगा एक्सपायरेशन में. प्रेशर इंक्रीज होगा, सॉरी प्रेशर डिक्रीज होगा इंस्पायरेशन में और प्रेशर इंक्रीज होगा एक्सपायरेशन में. एयर इंटर होगी इंस्पायरेशन में, जबकि एयर एक्सपेल्ड आउट बाहर की तरफ फेंक दी जाएगी एक्सपायरेशन में. तो आपने सिर्फ इंस्पायरेशन समझना, एक्सपायरेशन बिल्कुल एज इट इज उसके ऑपोजिट. Human breathes 16 to 20 times per minute in normal circumstances. Human breathes 16 to 20 times per minute in normal circumstances, that is at rest. The rate of breathing is controlled by the respiratory center in the brain. The respiratory center is sensitive to the concentration of carbon dioxide in the blood. When we do exercise or some hard job, our muscles carry out cellular respiration at a greater rate. क्या हुआ? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बेटा बात ये है कि इसकी दादू बीमार है, अच्छा तो वो आज ही उनको हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है. अच्छा हमारे ही तरफ है ना, तो वो मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं. अच्छा तो आज आप ऐसा करो, आज छुट्टी कल को पढ़ा देना. चले, मैं इस तरह करता हूँ, ये इसको रिकॉर्ड करके जो है वो इनको मैं सेंड कर दूंगा. जैसे इनको टाइम मिलेगा ये इसको देख लेंगे, जो थोड़ा सा हाँ भी ना, रह. वो हाँ, ताकि अहमद के इनका पास तो नुकसान भी ना टाइम हो. नहीं है बेचारा. वो कभी कुछ लेने जा रहा है, कुछ कभी कुछ. तो आप ना रिकॉर्ड ये भेज दो, हाँ ठीक है. चले, मैं रिकॉर्ड तो करके भेज जैसे देता हूँ. इनको जी तो जैसे इनको टाइम मिलेगा ना, तो फिर ये पढ़ लेंगे, ठीक है. जी चलें, ठीक है, ठीक मेहरबानी. ठीक और है. आपकी तबीयत ठीक? जी मैं ठीक, बिल्कुल. अम्मी ठीक है आपकी? जी जी सारे ठीक हैं घर में. तो कब आना है आपने फैसलाबाद? फैसलाबाद तो अब बस सर्दियों में इरादा है. अब तो मौसम अच्छा हो गया है. अच्छा, मौसम अच्छा हो गया उधर. चल, हाँ जी, अब मैं ना बाहर देख लूँ. चले ठीक है. चलें चलें, ठीक है, ठीक ठीक. तैयबा आप फिर क्लास लीव कर दो, मैं इसको रिकॉर्ड करके जो है वो सेंड कर देता हूँ. बस यही इसको कंटिन्यू करके ना, लंग्स वाला रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा. जैसे टाइम मिले उसको देख लेना.
ओके सर। ठीक है, लीव कर दो अभी क्लास अगर काम है तो कोई। Human breathes 16 to 20 times per minute in normal circumstances, that is at rest. The rate of breathing is controlled by the respiratory center in the brain. The respiratory center is sensitive to the concentration of carbon dioxide in the blood. When we do exercise or some hard job, our muscle cells carry out cellular respiration at a greater rate. It results in the production of more carbon dioxide, which is released in the blood. This greater than normal concentration of carbon dioxide stimulates the respiratory center of brain. The respiratory center sends messages to the rib muscles and diaphragm to increase the rate of breathing, so that the excess carbon dioxide present in blood can be removed out of body. During exercise, during exercise or other hard physical works, the breathing rate may increase up to 30 to 40 times per minute. ये क्वेश्चन बार बार आ सकता है एमसीक्यूज में, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि रिस्पिरेटरी सेंटर किसकी कंसंट्रेशन पे सेंसिटिव होता है। वो आगे ऑप्शन दे देते हैं, ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन होगा ब्लड पीएच, ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो याद रखना है आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड पे आपने टिक करना है। क्यों? ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, ऑक्सीजन पे भी सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन रिस्पिरेटरी सेंटर जो है वो किस पे सेंसिटिव है? वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पे सेंसिटिव है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो जो आगे, क्योंकि वो तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस ये सारी चीजें आ सकती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज जो है वो टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए। तो क्यों होगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एसिडोसिस हो जाएगा, एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी आपकी बॉडी में, आपकी डेथ भी हो सकती है इससे। तो ये वजह है कि रिस्पिरेटरी सेंटर सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये कहते हैं ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर दो, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वापस आ जाएगी। और अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वाइस वर्सा वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट करेगा। तो याद रखना है ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कौन करता है? रिस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन का। ब्रेन का जो रिस्पिरेटरी सेंटर है वो कंट्रोल करता है ब्रीथिंग रेट को। ये कौन सा आगे स्ट्रक्चर होता है ये आगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में तुम लोग डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन अभी ये याद रखना है कि रिस्पिरेटरी सेंटर जो है ब्रेन का वो कंट्रोल कर रहा है ब्रीथिंग रेट। और दूसरा कि हम एक मिनट के अंदर कितनी दफा सांस लेते हैं? तो 16 टू 20 टाइम्स। ब्रीथिंग रेट जो है वो 16 टू 20 टाइम्स है। और ब्रीथिंग रेट कौन कंट्रोल कर रहा है? रिस्पिरेटरी सेंटर। बस ये इन्फॉर्मेशन थी। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो रिस्पिरेटरी सेंटर मैसेज भेजता है कि अब ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज किया जाए, तो फिर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है। यही वजह है कि जब आप रनिंग करें या एक्सरसाइज करें तो आपका सांस जो है वो फूलने लगता है। और ये भी याद रखना है कि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो ब्रीथिंग रेट कितना इंक्रीज हो जाता है? 30 टू 40 टाइम्स पर मिनट। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है ये पूरा पैराग्राफ। हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, ये देखें ये पूरा पैराग्राफ ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो लास्ट पैराग्राफ है, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, लाजमी बोर्ड में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इसका क्या मैकेनिज्म है। अच्छा, एक टेबल जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, वो इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर की कंसंट्रेशन क्या क्या होती है।
इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन कितना होता है, जो आप सांस लेते हैं उसमें जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ज्यादा होगा, और जो आप एक्सपायर्ड एयर कर रहे होंगे, जब सांस बाहर की तरफ निकाल रहे होंगे, तो वो जो एयर होगी उसके अंदर ऑक्सीजन कम होगा। क्यों? क्योंकि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन एक्वायर करने के लिए। तो 21% इंस्पायर्ड एयर में होता है और 16% एक्सपायर्ड एयर में होता है। बाकी जो 5% होता है वो हम यूज कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 होती है इंस्पायर्ड में, और 4% क्यों है एक्सपायर्ड में? क्योंकि वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड हो गई है, और हमारा मकसद ये था कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सपेल कर दें। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा दोनों के अंदर? 79%। नाइट्रोजन याद रखना है मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, उसमें सैचुरेटेड होते हैं। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स वेरिएबल और एक्सपायर्ड एयर में नहीं होते। क्यों नहीं होते डस्ट पार्टिकल्स? इसलिए नहीं होते क्योंकि सीलिया, हेयर, म्यूकस फिल्टर कर देते हैं एयर को, जैसे कि हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था। टेम्परेचर इंस्पायर्ड एयर का वेरिएबल होता है, जबकि एक्सपायर्ड एयर का ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हम एक्सपायर कर रहे हैं, ये एयर हमारी बॉडी से होके जा रही है बाहर, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर के बिल्कुल बराबर होगा। इसमें आपने इंस्पायर्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लाजमी याद करनी है, एमसीक्यूज आ सकता है एग्जाम्स के अंदर। और नाइट्रोजन की 79% जो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड में बराबर है, क्योंकि नाइट्रोजन का कोई ताल्लुक नहीं है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से। ये देखें, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है, इसमें क्या स्टेप्स थे? ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, मजीद इस फिगर को देखने से क्लियर हो जाएंगे। अब एक 3D एनिमेशन की वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि वो शेयर करूँ ताकि आप लोगों को मजीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। Cancer is the leading cause of cancer deaths in Malaysia for both men and women. Your lungs are two spongy organs. देखिए, लंग्स कैंसर पढ़ने का मकसद नहीं है यहाँ पे। हमने जो पढ़ना है वो ये कि लंग का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, एनिमेशंस के जरिए। ट्रैकिया नजर आ रहा होगा और 2 लंग्स, और देखें कि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं, जबकि राइट लंग में 3 लोब्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था। And the right lung has 3 lobes. When you breathe in, air enters your nose or mouth and passes into your trachea or windpipe. ट्रैकिया के बाद ये 2 प्राइमरी ब्रोनकाई विजिबल होंगे, जैसे कि हमने बुक में पढ़ा था, 2 प्राइमरी ब्रोनकाई। Then branches into smaller bronchioles. और ये ब्रोनक्यूल्स, क्या बताया था मैंने, प्राइमरी ब्रोनकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोनकाई आएंगे, फिर उसके बाद ब्रोनक्यूल्स आ जाएंगे। बीच में और स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, लेकिन वो क्योंकि सिलेबस में हमारे इंक्लूडेड नहीं है तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। ये देखें, ये एल्वुलर डक्ट्स हैं। एक पूरा पाउच जो है हम उसको एल्वुलर डक्ट कहते हैं, और एक सिंगल जो है उसको हम एल्वुलस कहेंगे। और ये यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से जो है वो एल्वुलाई के अंदर आ जाएगा, और ऑक्सीजन एल्वुलाई से चला जाएगा इन कैपिलरीज में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सपेल्ड कर देंगे। ऑक्सीजन जो इंटर हुआ वो हमारे ब्लड में इंटर हो गया, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर इंटर हुई, जो हमने एक्सपेल्ड कर दिया बॉडी से। ये प्लूरा एक थिन मेम्ब्रेन, इसका स्ट्रक्चर देखें किस तरह का है। इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड था जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा था और लंग्स की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में मदद कर रहा था। जो मेम्ब्रेन है वो 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, और दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं।
और ये डॉम शेप स्ट्रक्चर डायफ्राम एट द बॉटम ऑफ लंग्स मौजूद था। इसका स्ट्रक्चर Small, thin muscle. The कुछ whose इस तरह का lungs होता है। expand and contract as you breathe. Your lungs are connected to small collections of immune system cells called lymph nodes by way of lymphatic vessels. ये भी स्ट्रक्चर है इसको, लेकिन ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। Above your collarbone and other in the trachea, bronchial. अच्छा, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, उसकी 3D रिप्रेजेंटेशन है। इससे ज्यादा मजीद क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। Inspiration. The pressure in the lungs is decreased and the air rushes in. The muscles of the diaphragm contract to make it descend. The rib cage moves upward. क्या हुआ, इंटरकोस्टल मसल्स ने, आपने याद से स्टेप से, या इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आ गई, रिब केज मूव्स अप एंड आउट, It's and outwards. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तीसरा स्टेप डायफ्राम, सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिब केज मूव्स अप एंड आउट, फिर उसके बाद डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड इज लोअर्ड, उसने अपनी पोजीशन लो कर दी, नीचे की तरफ हो गया। और इससे क्या हुआ कि थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम हुआ। जब थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम हुआ तो एज अ रिजल्ट लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड करेंगे। जब लंग्स एक्सपेंड होंगे तो लंग्स के अंदर भी प्रेशर कम होगा, क्योंकि एरिया इंक्रीज हुआ है। जब एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर कम होता है, बिकॉज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा और एयर बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, लंग्स के अंदर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा है और अंदर कम है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन के जरिए होगा सब कुछ। Expiration. अब एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। आपने इंस्पायरेशन के स्टेप्स याद करने हैं और उसके बाद एक्सपायरेशन The बिल्कुल pressure in the lungs is increased and the air is pushed out. The diaphragm becomes dome-shaped. Relaxed. डायफ्राम इसमें अपनी डोम शेप पे वापस आ जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे। पहला स्टेप, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हुए, रिब केज मूव्स इन। तीसरा स्टेप, डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अप। एज अ रिजल्ट, फोर्थ स्टेप, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर इंक्रीज, थोरेसिक कैविटी प्रेशर इंक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट लंग्स, एरिया ऑफ लंग्स डिक्रीजेस। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एरिया, जो एयर है वो अंदर से बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट कर देंगे हम एयर को। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन के जरिए अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर कम। Rises and moves up. Simultaneously, the rib cage moves down and in. अच्छा, याद रखना है कि जो डिफ्यूजन का मैंने बताया वो, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन का हम कॉन्सेप्ट समझ नहीं, कंसंट्रेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो एयर प्रेशर भी डिफ्यूजन से मिलता जुलता ही है। मेरा मकसद उस कॉन्सेप्ट को समझाना था कि जब डिफ्यूजन, जैसे कि एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन होता है, इसी तरह एयर प्रेशर जहां से ज्यादा, जहां पे ज्यादा होता है वहां से एयर मूव कर देती है वहां पे जहां पे एयर प्रेशर कम होगा। तो ये बिल्कुल प्रोसेस सिमिलर है डिफ्यूजन की। आई होप सो कि क्लियर होगा। अब मजीद और कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ लेना।